तो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं विद राहुल भाई। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज इनैक्टेड इन 1872। अच्छा, ये कानून है अंग्रेज़ों के ज़माने का 1872 का। तो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, ये लगभग लागू हो गया था 25 जनवरी 1949 या जो भी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो ये पिछले कानून क्यों नहीं रिपील हो गए, क्यों ये कानून अभी भी लागू हैं? तो इसका आंसर पहले सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करते हुए कि आर्टिकल 372 है जो कहता है कि ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया में लागू था, जो सारे कानून जो लागू हो रहे थे पहले, वो सारे लागू रहेंगे अनटिल रिप्लेस, या तो उन्हें बदल दिया गया हो या तो रिपील कर दिया गया हो उन्हें कि हटा ही दिए गए हैं, या अल्टर कर दिए गए हों। जो भी लॉस थे वो इंडियन टेरिटरी में लागू रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि इंडियन पार्लियामेंट उन्हें रिप्लेस कर दे किसी और एक्ट से, रिपील कर दे, मतलब उनको ख़त्म ही कर दे या उनको अल्टर कर दे, उनको बदल दे। तो वैलिडिटी इन सारे मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों की 372 से आती है, आर्टिकल 372 से। ठीक है, ये तो चलो एक समझने वाली बात थी, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड और सब्सटेंटिव लॉ है। लिखते चलना, सब्सटेंटिव लॉ है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोडिफाइड? कोडिफाइड मतलब कोडिफिकेशन, कोडिंग करना सीखते हो ना। कोडिंग मतलब लिखा हुआ है, यहाँ चीज़ें, यहाँ हवा में बातें नहीं हो रही हैं, तो कोडिफाइड है। सब्सटेंटिव लॉ है और लॉ विच डिफाइन राइट एंड लाइबिलिटीज़, वो क्या हो जाता है? सब्सटेंटिव लॉ, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब अगर किसी का कोई राइट है तो किसी की लाइबिलिटी भी होगी। बहुत अच्छी कहानी थी कि एक आदमी अपनी डंडा घुमा रहा था। दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारा डंडा घुमाने का अधिकार वहीं तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। कक्षा 12 में अगर अच्छे से पढ़ा होगा, 12 या 10 में, तो ये कहानी थी। खैर, जो राइट है, अगर मेरा कोई अधिकार है तो दूसरे की लाइबिलिटी भी तो है। अगर मेरा अधिकार है कि मुझे कोई ना मारे, तो दूसरे का लाइबिलिटी भी है कि वो मुझे ना मारेगा तो वो ऑफेंस होगा। 223, 323 जो भी है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो राइट्स एंड लायबिलिटी डिफाइन करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट्स एंड लायबिलिटी डिफाइन करता है कि अगर दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो एक ने अगर कहा है कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा तो मुझे ये घर दो, तो इनकी राइट है कि ये घर ले सकते हैं और इनकी लायबिलिटी है कि ये पैसा देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने मतलब कि आदान प्रदान हो रहा है, एक कुछ कर रहा है उसके बदले में उसे कुछ मिल रहा है। इसी के अगर इस इंसान के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये कुछ कर रहा है, उसके बदले में इसे कुछ मिल रहा है। तो अगर ये कहते हैं कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, ये कहें मैं 50,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे अपना घर दे दो, तो इसके अगर इस बंदे के प्रोस्पेक्टिव से देखें, मतलब ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, तो ए 50,000 दे रहा है और घर पा रहा है ना। ए का राइट है घर पाना अगर ये 50,000 देता है, और अगर ये 50,000 दे रहा है तो ये इनकी बी की लाइबिलिटी हो जाती है कि इनको देना है। तो एक राइट्स एंड लाइबिलिटी निकल रही है। वैसे ही बी के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये घर दे रहा है, अगर इसने घर दिया है तो इसका राइट है कि ये 50,000 देगा, मिलेगा इसको। तो ये होते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो अगर ए का कोई राइट है तो इनकी लाइबिलिटी है। ए अगर अपने 50,000 दे चुका है तो उसका राइट बनता है कि वो घर ले, और वो घर लेना बी की लाइबिलिटी है कि ये अपना घर दें। ठीक है, तो ऐसे समझो कि राइट जब भी होगा तो वहाँ लाइबिलिटी अराइज होगी ही होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति की नहीं होगी तो सरकार की अराइज हो जाएगी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लौट के आते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कोडिफाइड और सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरी चीज़, ये एग्जॉस्टिव नहीं है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव माने होता है जो अपने में संपूर्ण हो, अपने में पूरा हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने में पूरा नहीं है। आप कहोगे भैया 238 सेक्शन है फिर भी अपने में पूरा नहीं है। सेक्शन से नहीं मतलब है, जिस चीज़ या जिस फील्ड में ये काम करता है। मान लो वरुण भैया हैं, वो वकालत कर रहे हैं, तो वरुण भैया वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई चीज़ वकालत की ही वरुण भैया को नहीं आती। वरुण भैया को कह दो जाके हाई कोर्ट में आर्गूमेंट करनी है तो वरुण भैया हो सके ना करें, या वरुण भैया से कह दो कि हमें
कोई और पिटीशन फाइल करनी है तो वो नहीं करेंगे, हो सकता है उन्हें नहीं आता हो या उसमें महारत हासिल ना हो। वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल चीज़ों से डील करता है। पहली बात, सिविल के कुछ हिस्से से डील करता है, ना कि पूरे। सिविल बहुत बड़ी चीज़ है। मान लो ये पूरा गोला सिविल ऑब्लिगेशन है। सिविल ऑब्लिगेशन मतलब कि जहाँ पे ऑब्लिगेशन माने होता है दायित्व, या तुम इसे कहते हो लाइबिलिटी, जैसे इसके समझ रहे थे। तो सिविल ऑब्लिगेशन है, उसमें से कुछ एक पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, पूरा सिविल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन चीज़ों से डील करता है जहाँ पे खुद से दो बंदे आके कहते हैं कि हम कुछ करेंगे और तुम हमारे करने के बदले में तुम भी कुछ करना। तो दो बंदे खुद से अपनी लायबिलिटी, अपने राइट डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने कुछ करा तो मेरा अधिकार है कि तुम भी कुछ करोगे, और ये कहेगा कि हाँ, हम अगर कुछ करेंगे तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है। तो ये दोनों बंदे वॉलंटरी आके खुद कुछ चीज़ें करने को, खुद कुछ चीज़ें करवाने को अग्री करते हैं, है ना। अब कुछ सिविल ऑब्लिगेशन होते हैं जिसमें लॉ ही ऑब्लिगाइज कर देता है, लॉ ही कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ सिविल ऑब्लिगेशन होते हैं जो ट्रस्ट के माध्यम से आते हैं, तो इनको इंडियन ट्रस्ट एक्ट डील करता है ना। और इनको टॉर्ट कह देते हो कि जहाँ पर सिविल ऑब्लिगेशन लॉ इम्पोज करता है जो ड्यूटी सिविल ऑब्लिगेशन में, उन्हें टॉर्ट कह देते हो। अब इसके सारे के एग्जांपल समझो। इसका तो एग्जांपल हो गया टॉर्ट का, तो ट्रस्ट का तो ट्रस्टी है। टॉर्ट का तो समझ लो कि मतलब कि तुम्हारा सिविल ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें किसी को डिफेम तो चलो डिफेमेशन वो हो जाएगा। मान लो कि ट्रेसपास हो गया, कि कोई का घर है, ये तुम्हारा सिविल ऑब्लिगेशन है कि अगर ये रास्ता है तो तुम इसी रास्ते पे जाओगे, तुम्हें यहाँ अंदर जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें रहने वाले का ये अधिकार है कि वो अपने घर की राइट ऑफ एन्जॉयमेंट कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को एन्जॉय कर सकता है, तुम उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। अच्छा, क्या तुम यहाँ रोड पे चल रहे हो, क्या तुम इस ओनर को जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें सिविल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत तुम्हें पेमेंट मतलब कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि हमने कभी आपस में मिलजुल कर कभी ये नहीं कहा कि हम अगर तुम्हारे घर आएँ तो हम तुम्हारा राइट बन जाएगा, तुम हमसे कंपनसेशन करो। तो यहाँ पे लॉ खुद इम्पोज कर रहा है कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये लॉ है, ठीक है। तो ये चीज़ें टॉर्ट में कवर होती हैं। तो सिविल ऑब्लिगेशन बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से एक छोटा सा चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसमें क्या होता है कि पार्टीज़ खुद आके कहती हैं कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, या हम ये करेंगे तो मेरा राइट है ये करवाना तुमसे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, वेयर पार्टीज़ voluntarily undertake some act to be done in consideration to some act by other मतलब कि पार्टीज़ आती हैं, दो लोग आते हैं, पार्टीज़ मतलब दो लोग वॉलंटरी खुद से आती हैं, कोई जोर दबाव ज़बरदस्ती नहीं, है ना। अंडरटेक माने होता है लेना, मतलब हमने कोई भार अपने पे लिया, तो पार्टी खुद आके चल के अपने पे भार लेती हैं, अंडरटेक करती हैं सम एक्ट, कि कुछ करने को, टू बी डन, सम एक्ट टू बी डन, कुछ करने को का दायित्व अपने ऊपर पार्टीज लेती हैं वॉलंटरली, है ना। इन कंसिडरेशन, के बदले, कंसिडरेशन का मतलब अभी यहाँ पे समझ लो के बदले, इन कंसिडरेशन टू सम एक्ट बाय अदर, कि किसी के एक्ट के बदले कुछ करने के दायित्व कोई पार्टी लेती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्जांपल समझो, ये कहें कि हमें 50,000 दो, हम iPhone 17 ला के देंगे, तो यहाँ पे पार्टी कह रही है कि तुम कुछ करके दो, ठीक है, तब हम ला के देंगे। तो यहाँ पार्टीज़ क्या खुद अंडरटेक कर रही हैं, ये पार्टी खुद अंडरटेक कर रही है कि अगर तुमने दिया तो हम ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी तुम्हें देना। तो अब खैर समझ गए होगे, इतना समझाने वाला कोई इसमें बात था नहीं, लेकिन राहुल भैया हो तुम। तो दूसरी चीज़, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कंकरेंट लिस्ट तो समझते होगे, लिस्ट नंबर 3 जिसे कह देते हो यूनियन लिस्ट, ठीक है। आर्टिकल याद तो आ नहीं रहा होगा, 246 है, 7, जो भी है भैया देख लेना, दोनों ही लिख देते हैं 47,
6, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट मतलब 46 ही है शायद, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि स्टेट और हमारे यूनियन को दोनों को पावर है कि इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब इसका जीता जाता उदाहरण सेक्शन 5 में है, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट करके एक्सप्लेनेशन जोड़ा हुआ है। पढ़ेंगे तब बताएंगे, ज़्यादा ना जानो। अब आ जाओ बेसिक पे कि अभी तक क्या पढ़ा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाइड लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है। इसकी वैलिडिटी आर्टिकल 372 देता है कि भैया इन्फोर्स रहेगा अंटिल रिप्लेस, रिपील और अल्टर, जो कि अभी कर नहीं पाए हैं क्योंकि दम नहीं है। दूसरा, एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है क्योंकि भैया सारी चीज़ों को ये कवर नहीं करता। कुछ चीज़ें ट्रस्ट में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें टॉर्ट में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें क्वासी ऑब्लिगेशन में आ जाती हैं। ये भी एक खेल है, पढ़ेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार मतलब इसमें क्या होता है, तो जहाँ यहाँ पे पार्टी खुद वॉलंटरी अंडरटेक करती हैं कुछ करने को इन कंसिडरेशन कुछ काम जो दूसरे ने कर दिया है। मोटा मोटा बता रहे हैं, अभी आएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इन्फोर्समेंट जानते होगे, नहीं जानते हो तो सुन लो। इनैक्ट करा गया था, मतलब इनैक्ट मतलब पास वास कर दिया गया था कब? 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। चलो सही से लिख देते हैं यहाँ पे, इनैक्ट हुआ और इन्फोर्स हुआ, ठीक है। तो हमारा इनैक्ट हो गया था 25 अप्रैल को, सन था हमारा 1872, ठीक है। इनैक्ट हो गया, इनैक्ट के बाद आएगा इन्फोर्स। कब लागू हुआ? तो ये 1 सितंबर 1872, ठीक। अब एक्सटेंड कहाँ करता है जानते ही हो, होल इंडिया। तो ये सब बच्चों वाली बात है, लेकिन लिख देते हैं, बच्चे हो तुम। एक्ट नंबर 9 है, सबसे पहले ही लिख दिया है तो ध्यान रखना। अब कुछ इसमें मोटा मोटा जो है क्लासिफिकेशन समझ लो, फिर सेक्शन से शुरू करते हैं या कंसेप्ट से शुरू करते हैं। कि सेक्शन जो है 1 से 75 तक जो है जनरल चीज़ें चलती हैं कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बनेगा, क्या होता है, कितने खेल कामड़े हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर स्पेशल चीज़ें 124 से शुरू होती हैं 147 तक। इसमें तुम दो कंसेप्ट पढ़ोगे, इंडेमनिटी और गारंटी, ठीक है। फिर उसके बाद बेलमेंट है और प्लेज है, मोटा मोटा समझ लो, और एजेंसी है। सेक्शन इनके लिख लो 82 से 238 है, मोटा मोटा समझ लो अभी, है ना। 148 से ये है 181, ठीक। तो 1 से 75 का नॉर्मल चीज़ें हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हो गया तो वो हो गया, ये हो गया तो ये हो जाएगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन पहले परफॉर्मेंस करेगा। ये सारी चीज़ें बकवास होने के बाद फिर कहेंगे कि 124 में और नई चीज़ें इंडेमनिटी और गारंटी, मतलब इनके स्पेशल फॉर्म। ये कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज वाले कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 कंसेप्ट मोटे मोटे पढ़ोगे। अब ये जो बीच में खाली एरिया जो सूखा पड़ा है 75 से लेके, मतलब मोटा मोटा 76 से लेके 123 सेक्शन, ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं? ये गए हैं उसमें पार्टनरशिप एक्ट में, जो कि तुम कभी पढ़ोगे नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक। तो पार्टनरशिप एक्ट में गए हैं। अब आ जाओ मोटे मोटे चीज़ों पे पढ़ रहे थे भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बीच वाला पकड़ लो, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बड़ा उछल रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म, कौन सा टर्म? लैटिन टर्म कॉन्ट्रैक्टम, कॉन्ट्रैक्टम, जिसका क्या मतलब होता है? ड्रॉन टुगेदर। ड्रॉन माने होता है लाना, ड्रॉ करते हो ना, पेंसिल से ड्रॉ करते हो, तो ऐसा ना समझो। ड्रॉन थर्ड फॉर्म है, ड्रॉन टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ। ड्रॉन माने लाना, टुगेदर माने साथ, साथ लाना मतलब, साथ लाना में मोटा मोटा समझो, साथ लाना। दो बंदों को ये साथ लाने का काम करता है, दो बंदे आपस में कुछ चीज़ें करते हैं, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी और अच्छे से समझोगे तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा, बेरेक्ट में पहले शुरुआत करी उन्होंने प्रॉमिस से, उन्होंने मतलब घर धीरे धीरे यूँ यूँ बनाया है। हम घर के ऊपर छत से चलेंगे मिस्त्री तरह। तो हम यहीं से शुरू करते हैं टॉप लेवल से, वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो कि सही है लेकिन इतना समझ नहीं पाओगे। यहाँ से शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन एक्शन याद करते चलना।
सेक्शन 2 क्लॉज H में दी हुई है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं एन अग्रीमेंट। कौन अग्रीमेंट? एन अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल, जो भी शॉर्ट में लिख रहे हैं समझ जाना, इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? इज कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलकर बन रहा है? अग्रीमेंट से मिलकर बन रहा है, जो कि इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मतलब इससे क्या पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन अग्रीमेंट है। तो अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट इसके अंदर है, तो हम क्या कह सकते हैं? एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो बहुत अच्छी पूछी जाती है कि मतलब अग्रीमेंट बड़ी चीज़ है। कैसे बड़ी चीज़ है बताते हैं। अग्रीमेंट, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है। समझो इस डायग्राम को, तभी समझ पाओगे। अग्रीमेंट है ना, ये पूरी चीज़ अग्रीमेंट है, और इसमें बीच वाली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है। ये दोनों अलग नहीं है। ये ऊपर से मान लो एक सिक्का रखा हुआ है, ये हाथ है मेरा, इस हाथ पे पूरा ये सारी चीज़ें हैं। इसी में का ये जो लाइन है, मान लो ये इतना एरिया जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ पे है, और पूरी चीज़ ये मान लो अग्रीमेंट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये पूरी चीज़ जो है ये अग्रीमेंट है, ये सारा एरिया अग्रीमेंट है। अच्छा, इसके नीचे भी जो एरिया होगा वो भी अग्रीमेंट होगा ना, लेकिन उसके ऊपर जो है अग्रीमेंट के साथ साथ वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट भी है। बात समझो। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? पूरा एरिया, पूरी ये अगर इसको दो टुकड़े में बांटें, ये एक डायग्राम है, ये कैसे बना अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें थी। पहला एक ये था और एक ये था, ठीक है। ये था अग्रीमेंट, ठीक है, ये अग्रीमेंट था, और ये था कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों को मिला दिया तो हमें ये बना कि इसको उठा के यहाँ पे हमने बीच में रख दिया, तो यहाँ रखा। अच्छा, ये नीचे वाला एरिया है ना, ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का एरिया है ना। यहाँ मतलब अग्रीमेंट का एरिया ये सारा था, ये पूरा अग्रीमेंट का एरिया था। यहाँ से उठा के रखा तो उसके नीचे आज भी अग्रीमेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है, लेकिन एक अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के नीचे अग्रीमेंट है, लेकिन अग्रीमेंट में कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर नहीं बनता, जो कि सामने दिख रहा है। अगर दिखाना चाहो इससे समझ लो, नॉर्मल नहीं समझ पा रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब अग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट आया तो अग्रीमेंट क्या है? तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है 2E में। कहते हैं कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस मतलब हर एक प्रॉमिस, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। समझा हम दे रहे हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, कुछ करना या ना करना, वो प्रॉमिस होता है, ठीक है। अभी ये भी पढ़ेंगे प्रॉमिस की डेफिनेशन। अभी मोटा मोटा समझ लो, एवरी प्रॉमिस या बहुत सारी प्रोमिसेस तो उसे सेट ऑफ प्रॉमिस कह दिया गया। तो एवरी प्रॉमिस हो या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस हो, जो कंसिडरेशन बना रही हो, फॉर्म कर रही हो कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए कंसिडरेशन जो प्रॉमिस बना रही होगी वही अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस कुछ नहीं होती है, एक जब प्रपोज़ल या ऑफ़र दिया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो बन जाता है प्रॉमिस। बात समझो। हमने तुम्हें ऑफ़र दिया कि भैया राहुल गाड़ दोगे, तो तुमने कहा हाँ। हमने कहा कितने में दोगे? तुमने कहा 10 रुपये में, 100 रुपये में, महंगी है तुम्हें। तुमने कहा 100 रुपये में देंगे। तो हमने तुम्हें ऑफ़र दिया कि तुम दोगे, तुमने कहा हाँ देंगे, ठीक है। हमारा ये ऑफ़र था, तुम्हारी एक्सेप्टेंस ही ये बन गई प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस बन तो गई है, कंसिडरेशन भी फॉर्म कर रही है, ये अग्रीमेंट भी है, ठीक है। और अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या
गाड़ देने का कोई करार, कोई अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये भैया अनलॉफुल है, ये इमोरल है, ठीक है, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। सुनने में ख़राब लगता है, पब्लिक पॉलिसी के ख़राब है, इमोरल है, डायरेक्ट सी बात है। तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। तो गाड़ देने का करार क्या है? केवल एक प्रॉमिस तक रह सकता है या केवल एक अग्रीमेंट तक रह सकता है, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन है। वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो अनलॉफुल होगा या इमोरल होगा। सेक्शन जब 23 पढ़ोगे तब बताएंगे, ठीक है। मोटा मोटा समझे ना कि what is contract? Contract is an agreement enforceable by law. What is agreement? Agreement is a promise or set of promise forming the consideration for each other. And what is promise? Promise is an offer which is accepted offer को promise कहते हैं. Now what do you understand for the term offer? ऑफर क्या है? ऑफर की अच्छा, इसकी प्रॉमिस की डेफिनेशन 2B में दी है। डेफिनेशन भी सेक्शन याद करते चलना। 2B में नहीं, इसका दिया है 2A में, ठीक है। तो सेक्शन भैया 2A, अपना बैरक खोल के समझना। हम तो समझा दे रहे हैं हवा में, जरा अपना बैरक खोलना, दिमाग खोलना। सेक्शन 2A कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। नाउ विलिंगनेस, स्पेलिंग देखते रहना, विलिंगनेस, ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, सिग्निफाइज इंपॉर्टेंट है, हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने को, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने। एब्सटेन माने होता है ना करना, प्रवृत्त रहना का मतलब होता है ना करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस हिज विलिंगनेस माने होता है चाहत, ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस हिज विलिंगनेस, जब एक आदमी सिग्निफाइज मतलब दिखाना, बताना, अपना एक बंदा कोई अपनी चाहत प्रकट करता है कि तुम कुछ करो या तुम कुछ ना करो, इस इंटेंशन से, प्लस यहाँ पे इंटेंशन भी होने चाहिए, विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर, मतलब इस इंटेंशन से, विद इंटेंशन कि तुम इस पे हाँ बोलो, ये जो हम करने या ना करने पे बोल रहे हैं उस पे तुम हाँ ना कुछ कहो, ठीक है। हाँ ही कहोगे तभी तो बोल रहे हैं। तो हाँ ना करने के मतलब इस आशय से कि तुम मेरी चीज़ों पे अग्री करो, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तुम मोटा when one person signifies his willingness to do or to abstain from doing with the intention to obtaining the assent of that, assent या consent जो भी of that, वो क्या होता है? ऑफर होता है। तो इसमें क्या है? when one person signifies, अब हमने तुमसे कहा कि तुम दो, हमने तुमसे कहा तुम दो, तो हम यहाँ क्या है, हम कुछ सिग्निफाइज कर रहे हैं ना अपनी विलिंगनेस कि भैया राहुल दो, ठीक है। तो सिग्निफाइज, हम अपनी चाहत तुम्हें बता रहे हैं आपकी ऐसा कुछ करो, करने को कर रहे हैं, ठीक है। अब इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि तुम हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है। हाँ ही बोलोगे, हाँ बोलो या ना बोलो, इस इंटेंशन। तो ये क्या है? ये ऑफ़र हम तुम्हें दे रहे हैं कि तुम करो। कोई कहे कि हमने तुम्हें ऑफ़र दिया है, तो मतलब उसने कुछ तुमसे करने को या ना करने को कहा होगा इस इंटेंशन से कि तुम हाँ या ना करो, तो इसे ऑफ़र कहते हैं। 2A में डेफिनेशन दी गई है, अब पढ़ोगे समझ आएगा। अच्छा, कुछ ना करने को अगर देखा जाए तो जैसे मान लो कि पुलिस चेकिंग कर रही है, ठीक है। पुलिस चेकिंग कर रही है चौराहे पे, और एसपी फ़ोन कर देते हैं कि भैया सांसद जी की गाड़ियाँ निकलने वाली हैं और वहाँ पे वो क्या नाम है, चेकिंग करना बंद कर दो तुम लोग, और 50,000 रुपये लो हम भेज रहे हैं पेटीएम से, और चेकिंग करना बंद कर दो। तो ये एसपी ऑफ़र दे रहे हैं पुलिस वालों को कि भैया 50,000 लो और कुछ ना करो। ना करो का मतलब एब्सटेन करो, है ना। एसपी सिग्निफाइज कर रहे हैं अपनी विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि एसपी सिग्निफाइज कर रहे हैं अपनी चाहत कि भैया पुलिस वाले तुम कुछ ना करो, चेकिंग ना करो, इस इंटेंशन से कि ये लोग जो है हाँ ना करें। तभी तो ऐसे बकवास में थोड़ी, है ना। तो और उसके लिए कंसिडरेशन भी दे रहे हैं। तो एक नॉर्मल एग्जांपल है कि टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। डू वाला क्या है कि भैया दो, ठीक है, ये दो जो भी है, और कुछ ना करने को तो एसपी मान लो, एक ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल। नाउ ऑफर तुम समझ गए,
शुरुआत करे थे कॉन्ट्रैक्ट से, तो अगर हम लोग एक चार्ट बनाएं तो मोटा मोटा क्या बना सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, राहुल IAS ने बनाई हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट आएगा, अग्रीमेंट में प्रॉमिस आएगी, प्रॉमिस में क्या आएगा, ऑफर आएगा। अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया, ऑफर दो, प्रॉमिस दो, अग्रीमेंट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इन्फोर्सिबिलिटी, देखो पढ़े लिखे हम आए नहीं तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वही तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अल्टीमेट हमें बनाना कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से खेल शुरू होता है, ये साड़ी जाती है, ये लाइन जा रही है, समझना बात को, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी अब कैसे देखोगे, तो सेक्शन 10 बताता है कुछ चीज़ें, सेक्शन 11 कुछ चीज़ें बताता है, 12 उसी का एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। सेक्शन 10 बताता है कि देखिए लो, इसका तो याद है नहीं, या बता भी सकते हैं लेकिन का हीरो बने। सेक्शन 10 व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो कहता है कौन से अग्रीमेंट, खोल लो अपने में, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो कहता है एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज, है ना। एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, all agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। now important चीज़ें क्या हैं कि free consent, ठीक है, free consent of the parties, free consent of the parties competent to contract for a lawful object, lawful object and for a lawful consideration, है ना, and which are not expressly declared to be void, to be void। तो इन्फोर्सिबिलिटी के लिए सेक्शन 10 कहता है कि भैया वही सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो फ्री कंसेंट से बने होंगे, कॉम्पिटेंट पार्टी द्वारा बनाए गए होंगे, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाए गए होंगे, एक लॉफुल कंसिडरेशन को देते लेते हुए बनाए गए होंगे, और जो कि विधि द्वारा मना नहीं करे गए होंगे, विच इज़ नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड बाई लॉ। विधि द्वारा एक्सप्रेसली कह नहीं दिया गया होगा कि ये करोगे, ऐसा कुछ करना मना है ना, ऐसा कुछ नहीं करा गया होगा अगर, तो वो इन्फोर्सिबिलिटी लाएगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर तुमने करा होगा तो तुम लॉ में जाके, कोर्ट में जाके कह सकते हो कि भैया ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, इनसे कहो कि परफॉर्म करें, ठीक है। अब सेक्शन 11 क्या बताता है, सेक्शन 11 बताता है कि हु आर कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट पार्टी की बात करे हो तो ये कॉम्पिटेंट कौन है, तो ये दो चीज़ें बताता है कि भैया जो मेजर है, मोटा मोटा 3 होता है, जो मेजर है, जो साउंड है, साउंड रीजन है, साउंड माइंड और चित्त मन का है, नहीं चित्त मन का है ना, मेजर है, साउंड है, और जो मतलब लॉ के द्वारा नहीं डिक्लेयर करा गया है, कि लॉ के द्वारा बार नहीं है, जिस पे मतलब कहीं नहीं दिया गया कि साले उल्टे सीधे लोग जो हैं वो नहीं है, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब कोई लॉ के द्वारा अगर उसे एक्सप्रेसली कह दिया गया है कि भैया ऐसा आदमी नहीं करेगा, पाकिस्तानी नहीं करेगा, या तुम अगर 10 साल के लिए कन्विक्ट हो गए नहीं करोगे, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो मेजॉरिटी अगर है तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1850 शायद, सेक्शन 3 शायद 18 साल, इसमें शायद नहीं, पक्का है 18 साल। साउंड माइंड क्या है, तो साउंड माइंड को समझने के लिए सेक्शन 12 आता है पिक्चर में, कहता है भैया साउंड माइंड क्या है, तो सीख लो। साउंड माइंड वही है, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। क्या साउंड माइंड वही है जो कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस को समझ पाए, कि कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं उसके पर्पस को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरा, एक रैशनल जजमेंट बना पा रहा है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा उसके ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर उसमें कहा गया है कि भैया माले पे रोज़ जाना है, 15वें माले पे जाना है, 5,000 ईंटें हैं उनको जो पहुंचाना है,
तो वो समझ पा रहा है कि 5,000 ईंटें 15वें मालवे पे ले जाना है, रोज़ ले जाना है, और उसके इंटरेस्ट पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब उसके हित में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सेहत पे वो रैशनल जजमेंट कर पा रहा है, मतलब सोच समझ, ऐसा मोटा-मोटा समझो। जो इंसान सोच समझ रखता है वही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, बाकी अगले-वे-पगले-वे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल महफूज़, ठीक है? तो 12 यही बताता है कि भैया अनसाउंड माइंड कौन है। एक बार फिर से हम बताते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 और 11-12 पिक्चर में आते हैं। 10 कहता है कि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो कॉम्पिटेंट पार्टी द्वारा फ्री कंसेंट के द्वारा, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, लॉफुल कंसीडरेशन के लिए और विधि द्वारा एक्सप्रेसली वॉइड नहीं कहे गए होंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकते, और कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा, कॉम्पिटेंट क्या है, तो कॉम्पिटेंट वही हैं जो मेजर लोग हैं, जो साउंड माइंड हैं, जो लॉ के द्वारा डिक्लेयर नहीं करे गए हैं, कि डिस्क्वालीफाई नहीं करे गए हैं। मेजर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 18 साल, साउंड माइंड मतलब समझने सोचने समझने की शक्ति, और लॉ द्वारा तो जानते ही हो। अच्छा, वॉइड का मतलब क्या होता है कि शून्य, वॉइड का मतलब नल, मतलब जीरो, ठीक है। ये अब तो अब अगर मोटा मोटा देखें कि essentials of a valid contract, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के क्या एसेंशियल्स हैं, तो इसमें मोटे मोटे तुमको 10 एसेंशियल मिलेंगे जो तुमको फुलफ़िल करने होंगे। एक मतलब एक एग्रीमेंट या एक ऑफ़र से एग्रीमेंट तक बनने के लिए 10 चीज़ों की वो होती है। सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे ऑफ़र होगा जो कि नॉर्मल है। ऑफ़र का ही दूसरा बड़ा भाई, उसका मतलब दूसरा नाम है प्रपोज़ल, जो तुमने किसी को दिया था, रिजेक्ट कर दिया। ऑफ़र होगा, ऑफ़र के बारे में एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। फिर उसके बारे में फ्री कंसेंट से होना चाहिए मामला, ठीक है। कंसेंट, अच्छा ऑफ़र है 2A है, एक्सेप्टेंस है 2B है, फ्री कंसेंट है तो 13-14 है, ठीक है। फिर कैपेसिटी ऑफ द पार्टी मतलब कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट है तो जानते ही हो सेक्शन 11 है, ठीक है। कॉम्पिटेंट सेक्शन 11 है। फिर यहाँ पे आ जाता है लॉफुल कंसीडरेशन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 आ जाता है, ठीक है। और फिर नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इसमें जब तुम बजाओगे 26 से 30 तक में चले जाओगे या 56 चले जाओगे, ऐसे ऐसे सेक्शन हैं जो कि डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि भैया कोई भी शादी को रोकने के लिए करार करोगे वो वॉइड है, कोई असंभव करार करोगे वो वॉइड है। तुम एग्रीमेंट कर लें कि भैया 1 सेकंड में 5,000 पुशअप मारो, तुमने कहा हाँ मार देंगे, 10,000 रुपये देना तुम हमें, तो ये अगर तुम नहीं मारते हो तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भैया इनसे जो है कहो 5 सेकंड में 5,000 पुशअप मारें और हम हमसे पैसा लें, या हमें देखना है मरी हैं कि ना मरी हैं। अब वो नहीं, ये असंभव चीज़ है, नहीं हो सकती, तो ये वॉइड है। ये मतलब ये करार ही नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका जो है वो क्या नाम है, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, ठीक है। फिर दूसरा है, मतलब इसको कहते हैं, ये जो चीज़ का एग्जांपल हमने दिया इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी होना, उसके घटित होने की संभावना भी तो हो जिस बारे में बात कर रहे हो। दूसरा सर्टेनिटी होना चाहिए, ठीक है। सर्टेनिटी होना चाहिए कि मतलब निश्चित चीज़ हो। हम तुमसे कहें कि भैया तेल दे दो, तुमने कहा हाँ तेल दे ही देंगे, 5,000 रुपये दे दो, हमने 5,000 दे दिए। अब तुम कह रहे हो हाँ हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तेल कौन तेल दे दो, सांडिक तेल भी आता है, नवरत्न तेल भी आता है, मिट्टिक तेल भी आता है, कौन तेल, तो बताओ तो कौन तेल। तो एक्सप्रेसली जो चीज़ कही जाती हैं स्पेसिफिक चीज़ें कि भैया नवरत्न तेल दे दो, तो नवरत्न तेल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करा गया होगा, वो सर्टेन भी है, और तब वो इन्फोर्सिबल होगा, वरना नहीं होगा। इसका वो है मतलब एक इलस्ट्रेशन पड़ा हुआ है। तो मोटा मोटा समझ गए, एक लास्ट डायग्राम बना दे रहे हैं, समझ जाना मोटा मोटा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एवरी एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इसमें दो चीज़ें चाहिए कि अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट, और इन्फोर्सिबल होना चाहिए। अग्रीमेंट के लिए, अग्रीमेंट क्या आता है, कहता है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ अ अग्रीमेंट।
तो प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या है कि प्रॉमिस इज़ एन एक्सेप्टेड ऑफर, ठीक है। सो बेस पॉइंट क्या है हमारा, ऑफर है। ऑफर से प्रॉमिस, प्रॉमिस से एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बहुत गजब की बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। ऑफर से, ऑफर में जोड़ दो एक्सेप्टेंस। हमने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस में हमने तुम्हें कंसीडरेशन दे दिया। कंसीडरेशन मतलब कुछ पैसा, कुछ देना या कुछ कहना, ठीक है। कुछ मतलब कुछ कुछ पैसा वैसा कुछ बात हुई, उसको हमने दे दिया, क्या हुआ, कंसीडरेशन। और प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए होगे कि एक ऑफ़र अगर एक्सेप्ट हुआ, ऑफ़र एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन हमने मिला दिया तो वो प्रॉमिस और कंसीडरेशन मिलके अग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल अगर वो है लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्जाम्पल समझो, हम एक ने कहा कि हम तुम्हें, मान लो ये हैं, ये कहते हैं कि हम तुम्हें 50 लाख देंगे, 50,000 देंगे, तुम हमें ये घर दे दो, ठीक है, ये घर दे दो। इनसे कहा है चच्चा से, तो इन्होंने कहा कि भैया 50,000 लो, घर दो। ये इन्होंने अपनी विलिंगनेस जाहिर करी कि हम तुम्हारा घर खरीदना चाहते हैं, 50,000 में खरीदना चाहते हैं। घर अच्छा सर्टेन भी है, घर देना पॉसिबल भी है, घर के बारे में लेन देन करना अनलॉफुल भी नहीं है, डिक्लेयर भी नहीं है कि वॉइड है। अच्छा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है कि घर में रहना है। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य हमारा सही भी है। और कंसिडरेशन क्या है, 50,000 हैं, जो कि फिरौती का कमाई नहीं है, खून पसीने कमाई है। महफूज कहता है चुदाई का माल नहीं है, तो वही सही है। ये कह रहा है चुदाई का माल नहीं, 50,000 रुपये मेहनत की कमाई है, तो कंसिडरेशन भी अच्छा है। अच्छा, फ्री कंसेंट से है, हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करे हैं, कॉम्पिटेंट हम लोग हैं, दोनों लोग मेजर हैं, दोनों लोग समझदार हैं कि क्या होते हैं 50,000 और क्या होता है घर। वो अगर दे दिए 50,000, अगर दे दिया घर तो क्या होगा, ये भी समझ में आता है। एक्सेप्टेंस हो, ये प्रपोजल है, तो ये समझ रहे हो, तो ये पूरा फुल फ्लेज एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ये कहते हैं 50,000 दो, तो ये कहते हैं हाँ हम घर देंगे। अगर इन्होंने कहा कि हाँ देंगे, ठीक है। और इसमें कंसिडरेशन भी है, ये कंसिडरेशन है। अच्छा, दोनों के लिए देखो, इस बंदे के इंसान से देखें, अगर इस बंदे के इंसान से, तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या है कि ये कुछ काम कर रहा है, उसके बदले में से जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। जो कुछ करे, जैसे ये कुछ करेगा, इसको बदले में जो मिलेगा वही कंसिडरेशन है। ये क्या कर रहा है, ये 50,000 दे रहा है, इसको बदले में क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए घर कंसिडरेशन है, इस वाले बंदे के लिए घर कंसिडरेशन है। वैसे ही ये क्या कर रहा है, ये जो है घर दे रहा है, ये वाला इंसान जो है घर दे रहा है, और उसको घर देने के बदले में इसको 50,000 मिल रहे हैं, तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या है, 50,000 है। तो दोनों के कंसिडरेशन अलग अलग कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन बंदे की बात हो रही है, और दोनों के लिए कंसिडरेशन है। अब डेफिनेशन में जब जाओगे कि अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस है, तो सेट ऑफ प्रॉमिस हटा दो, कि एवरी प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है ना कि हम कुछ दे रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं हम कुछ दे रहे हैं। प्रॉमिस क्या है, एक्सेप्टेड ऑफर है, हमने ऑफर दिया था तुम्हें कि 50,000 दो, ये घर देंगे, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉमिस हो गई। तो एवरी प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर, ईच माने दोनों, अदर माने के लिए, फॉर ईच अदर है ना, दोनों के लिए जो कंसिडरेशन हो। हमारे लिए कंसिडरेशन घर है, तुम्हारे लिए इनके लिए कंसिडरेशन जो है पैसा है, हमारे लिए कंसिडरेशन घर है। तो ये मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का ये एक एग्जाम्पल है। आशा करते हैं समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो नहीं आएगा, मतलब आएगा समझना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। दूसरा मोटा मोटा समझ लो, ये ऑफरर हैं, अच्छे समझा देते हैं वरना कन्फ्यूज रहोगे। ऑफ़र दिया जाता है किसी एक बंदे के द्वारा किसी को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, ठीक है। ऑफ़र देने वाले को कहते हैं ऑफरर, ओ आर जोड़ो। ऑफ़र जिसे दिया जाता है उसे कहते हैं ऑफरी, डबल ई जोड़ो, ठीक है। ये हैं ऑफरी, ये हैं ऑफरर, दिया जा रहा है ऑफ़र, कुछ करने को टू डू, और टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अच्छा, ये इनसे कह रहे हैं कि कुछ करो, या ये इनसे कह रहे हैं कि कुछ करो कुछ ना करो, उसके बदले में भैया ये 50,000 ले लो, ठीक है, 50,000 ले लो, ठीक है, ऐसे। अब अगर इन्होंने कहा कि यस आई विल,
कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम करेंगे जो तुम कह रहे हो या हम नहीं करेंगे जो तुम कह रहे हो। जब एक ऑफ़र एक्सेप्ट होता है तो तुम्हें अब पता होना चाहिए वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ठीक है। अब प्रॉमिस में जब एक ऑफ़र प्रॉमिस बन गया तो ये चच्चा जो ऑफ़र थे, जिन्होंने ऑफ़र दिया था, वो क्या हो जाते हैं, प्रॉमिसर। और ये क्या हो जाते हैं, ऑफरी, प्रॉमिसी हो जाते हैं। सी अच्छा, ये ऑफरी को एक्सेप्टर भी कहते हैं। एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने वाला, ऑफरर एक्सेप्टर, समझ रहे हो ना। और प्रॉमिस जब कोई चीज़ बन जाती है तो हमारा ऑफरर प्रॉमिसर बन जाता है, हमारा ऑफरी या एक्सेप्टर हमारा प्रॉमिसी बन जाता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है जो समझ लेना। बाकी यहीं तक वीडियो रखते हैं। ठीक है।